हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रैप 360। सो हम पढ़ाई कर रहे थे। हमने अपना क्लास 10th का बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करा था ना। और उसके अंदर हमने अपना जो पहला टॉपिक था वो क्या था, न्यूट्रिशन, जो कि हमने कर लिया है ना। बहुत अच्छे से हमने न्यूट्रिशन को पढ़ लिया है, कर लिया था न्यूट्रिशन। हमने मैम खाना खा लिया था और खाना खा के कैसे वो डाइजेस्ट होता है वो सब हमने सीख लिया था ना सबने, या नहीं सीखा? कोई बच रहा है भाई? न्यूट्रिशन सीख लिया था ना? सीख ही लिया होगा, सीखना तो पड़ेगा, है ना। बोर्ड की आपकी क्लास है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। सो आज हम क्या देखेंगे? आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। ओके। अब चलो मेरे को एक बात बताओ, अभी तुम जहां भी बैठे हो तुम क्या कर रहे हो? सबसे एक नॉर्मल सी चीज, तुम आराम से बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो? सांस ले रहे हो ना? ली ना सांस। चलो अब मेरे साथ एक अच्छी सी एक लॉन्ग ब्रीथ करेंगे अपन। क्यों? ताकि जो तुम्हारे इतना ज्यादा तुमने स्ट्रेस लिया हुआ है उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो एक अच्छी सी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग ब्रीथ करते हैं। सो स्टार्ट करें। 1 2 3। है ना। तो ये अब तुमने क्या करा भाई तुम लोगों ने? ब्रीदिंग की ना, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में तुमने क्या करा है बताओ? हमने मैम सांस लिया है। वाओ, वेरी गुड, व्हाट अ कंसेप्ट। आपका सारा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो गया है कि आपने सांस ले लिया। ठीक है, अब जब आपने सांस लिया है तब आपने क्या करा है? ऑक्सीजन का इनटेक किया है ना। ये तो पढ़ते हो आप कि भाई ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बोलते हो ना ये सारी चीजें कि भाई ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आप ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते सर। किसी और को मत बोला करो ये कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तुम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, उसके बिना तो रह लोगे। समझ आई? चलो, तुमने ऑक्सीजन का इंटेक किया क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, आउटसाइड द बॉडी, बाहर निकाल दिया उसको। यही किया ना तुमने जब तुमने सांस लिया। अच्छा, अब जब मैंने स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था उससे पहले, जब इस टॉपिक के मतलब चैप्टर के बारे में बताया था, तब मैंने ये बताया था कि भाई आपका क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। किसकी? फूड की, ताकि एनर्जी बने। ऐसा ही कुछ बताया था आप लोगों को, बताया था ना। तो वही क्या है कि भाई जो ऑक्सीडेशन है वो होती है किसकी? फूड की। अब ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जिससे हमें मिल रही है एनर्जी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को कि आपने ऑक्सीजन को लिया, फिर फूड का ऑक्सीडेशन कराया और एनर्जी प्रोडक्शन कराई, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, सिर्फ सांस लेने से काम नहीं चलता भाई, फिर वो ऑक्सीजन को सही जगह पे यूटिलाइज भी तो करना होता है ना। अब सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलता, आपको उनको याद भी करना पड़ेगा। नहीं तो मैम हमने नोट्स तो बहुत अच्छे बनाए थे, बस याद ही नहीं हो रहा है, कि टाइम ही नहीं दे रहे हो तुम याद करने का, तो कैसे याद होगा, है ना। तो टाइम दिया करो, पढ़ा करो। चलो, अब आज का टॉपिक है हमारा क्या? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है भाई? इसके अंदर हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होता है, नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे इनसाइड द सेल होती हैं वो क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आउटसाइड द बॉडी इस तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता है जैसे हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है। इतनी बात आपको समझ आ गई कि भाई ठीक है, अब सेल के अंदर जितनी रिएक्शन हो रही है वो सारी क्या है?
मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमने उनको बोल दिया मेटाबॉलिज्म कि सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इनसाइड द सेल इज टर्म एज मेटाबॉलिज्म। आई इतनी बात समझ में? इसी के बेसिस पे कि भाई आपकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, तो इस बेसिस पे हमारे पास इसके टू टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। यही होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अच्छा, अब कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि आपका एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको आपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर करा दिया, तो ये होता है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और उसको मिलवा के आपने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनवा दिया। समझ आई कि बेसिकली आप क्या करते हो कि कैटाबॉलिज्म में तो आप कट कर देते हो चीजों को, और एनाबॉलिज्म में आप क्या कर देते हो, उसको जोड़ देते हो। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? कैटाबॉलिज्म में भाई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बना देता है। कैसे याद रखोगे इस चीज को? C फॉर कैटाबॉलिज्म और C फॉर कट। कट मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर दोगे, याद रह जाएगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, आपका बड़ा मॉलिक्यूल कट होगा, याद हो जाएगी ये चीज। चलो, आई बात समझ में कि भाई एनाबॉलिज्म के अंदर तो हम एक नया कंपाउंड बना रहे हैं दूसरे और छोटे कंपाउंड्स को मिला के, और एनाबॉलिज्म के अंदर तो ये हो गया। और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, हमने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करा दिया। तो बेसिकली जितने भी रिएक्शंस हमारी सिंथेसिस करवाती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, मतलब बनवाती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड्स, उसको क्या बोल देते हैं हम? एनाबॉलिज्म। ठीक है, सिंपल कंपाउंड से जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एनाबॉलिज्म। आ गई बात समझ में? और ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली इसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। अच्छा ठीक है मैम, ये समझ आया कि भाई अगर हमें क्या बनानी है, छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके कोई नई चीज बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कि भाई चल ठीक है तो एनर्जी ले ले, है ना। अब बैठ के तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। अब तुमने 1 पेज लिखा, फिर 2 पेज लिखे, फिर 3 पेज लिखे, तो इसके अंदर एनर्जी यूज हो रही है। और फिर एक साथ क्या करोगे, हाँ भाई आज तो मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, तुमने 10 के 10 पेज लिख लिए, तो ये क्या हुआ, आपकी पूरी रिएक्शन हो गई। ठीक है, बस उसको तुम्हें क्या करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। काम करने के लिए एनर्जी दे रहे हो ना। अब ऐसे तो सोते सोते तो काम होगा नहीं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो सोते सोते भी कर लेते हैं क्लास में, है ना, मेरी समझ तो आता नहीं है तुम्हें कुछ। चलो, जो फोटोसिंथेसिस है पढ़ते हैं ना अपन, फोटोसिंथेसिस जो कि हमारा प्लांट परफॉर्म करता है ना, वो बेसिकली एक एनाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। कैसे होती है, चलो फटाफट देखो। क्यों बोला मैंने इसको ऐसा कि भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और वाटर होता है, और जब इन दोनों को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की फॉर्म में, सनलाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, मतलब एनर्जी देके जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है ना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ भाई, आपने 2 कंपाउंड्स लिए और उनको मिला के, 2 सिंपल कंपाउंड्स लिए और उनको मिला के क्या बना दिया आपने, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। क्या बनाया? ग्लूकोज। और जो ये आपने ग्लूकोज बनाया है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाया है, मतलब सनलाइट क्या दे रहा है उसको, एनर्जी दे रहा है। तो इनपुट हो गया एनर्जी का। आ गई बात समझ में? चलो, अब नेक्स्ट आता है आपके पास कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा कि भाई आपका जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है वह कट होके सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएगा। हाँ जी मैम जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, हम बहुत ही ना ऐसे प्राणी हैं, अपना अपना फायदा देख रहे हैं। हमने क्या करा भाई, प्लांट ने बनवाया ग्लूकोज अपने एनाबॉलिज्म रिएक्शन करके। ठीक है, फिर प्लांट से हमने वो ग्लूकोज ले लिया इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, फूड जो भी हम लेते हैं। ठीक है, हमने ग्लूकोज लिया, हमने उसको खाया और क्या करवा दिया, उस ग्लूकोज को तुड़वा दिया किस में, CO2 + H2O में।
जिससे वो बना था उसी में तोड़वा दिया। तो हमने क्या करा, अपने डाइजेशन प्रोसेस में उस ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करा दिया, मतलब उसको क्या कराया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करा दिया। तो तुमने क्या करा भाई, प्लांट ने तो बनाया, प्लांट ने तो एनाबॉलिज्म शो करा, और हमने उस ग्लूकोज का क्या करा, कैटाबॉलिज्म करा दिया, मतलब उसको सिंपलर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़वा दिया। आगे बात समझ में, चलो। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि भाई जो आपका प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है, ठीक है। एनाबॉलिज्म के अंदर तो हमें देनी पड़ती है एनर्जी, और कैटाबॉलिज्म के अंदर हमें मिलती है एनर्जी। अब सोचो ना, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तुमने खाना खाया, और उस खाना खाने के बाद तुम्हें थोड़ी देर बाद एनर्जी फील होती है, वो कहाँ से आ रही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर तो वो टूट गई, प्लस एनर्जी बनता है आपके, ठीक है, और यही एनर्जी को आप यूज करते हो। तो यही तो होता है, बात समझ आ गई। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम किसका, जो हमारा फूड पहुंचा है ना सेल्स के अंदर, उसका हम क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, है ना, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, और इसी को क्या बोल देते हैं हम, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और कैसे होगा भाई, ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में क्या बनेगा इसके, एनर्जी। जब वो हमें एनर्जी मिलेगी, वो किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में। आ गई बात समझ, चलो। ऑक्सीजन जो कहां से आएगी, एयर से आएगी, वो रिएक्ट करेगी ग्लूकोज के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी, ठीक है। यही बताया कि भाई ये रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो बेसिकली ये तो हमारी होती है रेस्पिरेशन की, ओहो, है ना, रेस्पिरेशन की रिएक्शन। और जो ये रेस्पिरेशन होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन का, है ना। और अगर वही बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें क्या होगा भाई, H2 का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, सनलाइट को, बताया था ना फर्स्ट पार्ट में। चलो, और क्या बनवा देगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है अपनी बॉडी से, और ह्यूमंस उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे, अपने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने में, और फिर एनर्जी प्रोडक्शन कराने में। आ गई बात समझ में। और जो प्लांट का प्रोसेस होता है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस, किसका एग्जाम्पल होता है, एनाबॉलिज्म का। आ गई ये बात समझ, ठीक है, नॉर्मल सी चीज थी, है ना। ये तो मैंने बता दिया कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज अकर्स इन द स्टेप वाइज मैनर, और एनर्जी को रिलीज किया जाता है स्टेप वाइज मैनर के अंदर ही। अभी आपको क्लास 10th के अंदर इस वजह से आपको ऐसे प्रॉपर जो होता है साइकिल, वो नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। CO2 और H2O एलिमिनेट हो जाते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एयर के अंदर एलिमिनेट हो जाता है, और वाटर किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होता है इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, उसको हम क्या बोल देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब आपके पास क्या होता है कि भाई दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है आपके पास क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दो होते हैं आपके पास, ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइप्स। अब देखो, एरोबिक के अंदर क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन होगा वो प्रेजेंट होगा, और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन
एब्सेंट होगा। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और एरोबिक के अंदर होती है। आई थी बात समझ? ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अब इसके अंदर जो हमें एनर्जी मिलेगी, मतलब जितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन के। इसके अंदर जो हमें एटीपी मिलती है, मतलब एनर्जी मिलती है, वो मिलती है कम। आ गई बात समझ? ठीक है, चलो। रेस्पिरेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द ब्रीदिंग, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भाई जो ब्रीदिंग होता है वो सिर्फ तुम्हारा ऑक्सीजन को इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड करने का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर वही बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के अंदर उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है कहां पे, सेल के अंदर। और वो करता क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करवाता है, किसकी, ग्लूकोज की। आ गई बात समझ? चलो, जो ब्रीदिंग होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बेसिकली फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं उसी एयर के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, तो भाई इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। चलो, अब देखो, अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ऐसा बोल सकते हो कि जो रेस्पिरेशन होता है उसका एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका रेस्पिरेशन की ब्रीदिंग और उसके साथ आपके फूड का ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ? चलो, अब क्या क्या हमारे पास डिफरेंस होते हैं, हम वो मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात की जो ब्रीदिंग होती है उसकी डेफिनेशन क्या है कि फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनसाइड ऑक्सीजन और आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? और वही बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द फूड, अभी बताया। चलो, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, भाई जो ब्रीदिंग होता है वो मैकेनिकल या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस होता है। अगर बात करें रेस्पिरेशन की तो ये केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या क्या इन्वॉल्व होगा ब्रीदिंग के अंदर, अब आप जब आप सांस ले रहे हो तो आपके नोस्ट्रिल्स, नोज ये काम में आ रहे हैं, आपके यहाँ से ट्रैकिया और लंग्स काम में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर सेल इन्वॉल्व होता है और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन्वॉल्व होता है। आ गई बात समझ में? पर्पस क्या होता है भाई ब्रीदिंग का, कि एक्सचेंज हो सके गैसेस का विद द एनवायरनमेंट। अब अगर ढंग से ब्रीदिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम चला जाएगा ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई तो वो हमें अफेक्ट कर सकती है, या फिर हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो बेसिकली इसका एक ही होता है कि भाई वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है, एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। आ गई बात समझ? चलो, ऑक्सीजन के यूज की बात करें तो जो ब्रीदिंग होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेके जा रहा है, ठीक है। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन का यूज करता है ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवा सके, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो ब्रीदिंग के टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर देते हैं, और अगर बात करते हैं ब्रीदिंग के अंदर तो इसके अंदर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो कहां पे आएगी, लंग्स के पास, और लंग्स से वो बाहर, जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है ना। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो ब्रीदिंग के अनुसार कोई भी, मतलब जब वो चलता है प्रोसेस तो उस टाइम पे कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। और अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन कराया ही जा रहा है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। कहां पे होगा भाई, अगर ब्रीदिंग की बात करें तो कहां पे आपके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं
अब कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हमारी बात करें तो हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है ना। और अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो ये सभी लिविंग सेल्स के अंदर कंप्लीटली इनवॉलेंट्री होता है। मतलब हमारा उसके अंदर कोई भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि मैं बोलूंगी रेस्पिरेशन रुक तो वो रुक जाएगा, मैं बोलूंगी चल तो चल पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो खुद से ही काम होता है, खुद ही एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ऐसा थोड़ी होता है तुम अपनी बॉडी को रात को कह के सोते हो कल सुबह मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो आप बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन करिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी अपने हिसाब से करती है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ, है ना। अब देखो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले तो क्या चीज इन्वॉल्व होती है कि भाई गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? गैसियस एक्सचेंज। अब बता दो फटाफट, गैसियस एक्सचेंज कैसे इन्वॉल्व होता है? जब आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो फ्रॉम योर बॉडी, तो वो क्या हुआ? ब्रीदिंग। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं भाई गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी क्या चीज होती है? रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन होता है सिंपल फूड का, ताकि क्या करवा सकें? एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकें। और जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को क्या बोल देते हैं हम फिर? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और कहां पे प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के। ये तो सुना ही होगा ना भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब वो एक तरीके से हमारी बॉडी के क्या है? जनरेटर है। एनर्जी चाहिए भाई, जनरेटर चलवा दो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया चलवा दो। ठीक है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा और फिर हम सारा काम करेंगे। जनरेटर भी तो यही करता है ना, ऑन करवा दो, डीजल डालो, ऑन कर दो, वो क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी ले आएगा और आपके सारे काम हो जाएंगे। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनवाता है। ठीक है, एनर्जी बनवाएगा और आपकी बॉडी काम करेगी, सारे आपके बॉडी के फंक्शंस अच्छे से चलेंगे। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स के अंदर उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी को रिलीज कराया जाता है। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो एरोबिक हो सकता है, अगर कब? जब ऑक्सीजन है वहां पे प्रेजेंट। और एनारोबिक कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। एनारोबिक, एन आ गया मतलब नहीं है, और एरोबिक से स्टार्ट हो रहा है ए से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर भी क्या होता है भाई? डिफरेंशिएट हो जाती हैं वो दोनों चीजें भी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो कम एटीपी बनेंगे, मतलब कम एनर्जी मिलेगी हमें, और अगर ऑक्सीजन है तो ज्यादा एटीपी मिलते हैं। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये होगा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट क्या क्या हुए कि भाई सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन होगा तो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। दूसरा, एनर्जी इसके अंदर ज्यादा रिलीज होती है। तीसरा, जो भी इसके अंदर हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और होता कहाँ है? या रिएक्शन होती कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हो गई ये 4 पॉइंट याद। चलो अब आप बात करते हैं किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन के। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करेगा भाई? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर काम करता है। और एरोबिक कहाँ काम कर रहा था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। एनारोबिक कहाँ करेगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, कहाँ होगा ये? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर एरोबिक की बात करें तो कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर बात करते हैं एनारोबिक की तो वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीज रखना है, याद रखनी है ये। ठीक है, चलो और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है इसका? या तो एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। अभी समझाऊंगी क्या होता है। ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो अब जो तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है
दिख रहा है ये, ठीक है। ये हमारा क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन शुगर होती है, C6 है ना इसके अंदर। चलो क्या होगा, पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, पायरिक एसिड, जिसके पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये, प्लस एनर्जी, ठीक है। ये दो हमारा बना, ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि आपका ग्लूकोज से पायरिक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन कहाँ होगी, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है मैम। अब यहां तक तो हमारा एरोबिक हो या एनारोबिक हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब इसके बाद होती है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो आपका पायरिक एसिड होगा वो क्या करेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपकी कहाँ पे होगा रेस्पिरेशन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस एनर्जी को रिलीज करवाता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं, अगर एब्सेंट है, आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो 2 केस होते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये होता है कि भाई वो इथेनॉल मतलब जो अल्कोहल बनवा देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब जो ये एनर्जी होती है यहाँ पे प्रोड्यूस, वो होती है बहुत कम अमाउंट के अंदर। और दूसरा क्या होगा, या तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनवा देता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे जैसे बोर्ड के पेपर थोड़े टाइम बाद आएंगे, ठीक है। तो तुम अभी से याद डालोगे सुबह जल्दी उठने की, है ना, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करोगे। तो जब तुम शुरू करोगे ना एक्सरसाइज करना, थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, तो क्या होगा, तुमने फर्स्ट डे एक्सरसाइज की, तुम्हारे मसल पेन हो रहा है, आ मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, आ मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हो ना, मम्मी यहाँ पे ऐसे दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो गया। क्यों होता है वो दर्द, है भाई, क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, जब आपने एक्सरसाइज की, अभी तक तो आप आराम से सो रहे थे, ठीक है, 6-7 बजे तक आराम से सो रहे हो। अब कुछ बोलेंगे नहीं मैम स्कूल जाना होता है, 6-7 बजे तक तो नहीं सोते हम, 7 बजे तक तो नहीं सोते, है ना। चलो तुम मान लो भाई, तुम जितने बजे उठते हो उससे 1 घंटे पहले उठ रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब तुम सो रहे हो, अगर मान के चलो तुम 6 बजे उठ रहे हो, तुम 5 बजे उठ रहे हो, वैसे तो तुम्हारा डेली रूटीन क्या था कि तुम 5 से 6 बजे भी आराम से चैन की नींद सो रहे होते थे और 6 बजे उठते थे और फिर अपना स्कूल का मतलब रेडी होने लग जाते थे उसके लिए। लेकिन अब क्या हुआ, तुमने शुरू करा 5 बजे उठना, ठीक है, 5 बजे उठे, ठीक है भाई। अब तुम्हारी बॉडी की तो आदत है ना कि आराम से तुम सो रहे हो, तो वो उस हिसाब से अपना ऑक्सीजन ले रही है, उसको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन तुमने आज से प्लान बनाया भाई, ठीक है मैं कल से उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, तो तुम उठे 5 बजे, ठीक है, उठे, तुमने की एक्सरसाइज। अब जब तुमने एक्सरसाइज की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो गया, ओहो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपके मसल पेन स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। हैंड्स की एक्सरसाइज करी, अरे मम्मी यहाँ दर्द हो गया, मम्मी हाथ दर्द कर रहा है, मम्मी हाथ नहीं उठ रहा, दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हो ना, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसको आदत थी सिर्फ इतने की, उसको नहीं पता था आप एक्सरसाइज करने वाले हो, तो उसको उसको क्या मतलब है, ठीक है, वो तो आराम से अपने, ठीक है भाई सोता रहता है ये तो इस टाइम पे क्या एक्सरसाइज करनी है यहीं से, वो भी तुम्हें एम ही लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, तुमने कर दी भाई एक्सरसाइज करनी शुरू, तो तुम्हारी बॉडी ने क्या करा, अब उस टाइम पे तो उसको उस हिसाब से ऑक्सीजन मिली नहीं, क्योंकि जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तब तुम्हें एनर्जी चाहिए ज्यादा, है ना। जब तुम सो रहे हो तब तुम्हें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ज्यादा। लेकिन अब आपकी बॉडी वो एनर्जी आपको दे नहीं पा रही, तो वो क्या करेगी कि भाई जितनी ऑक्सीजन आ रही है फटाफट लो और एनर्जी प्रोडक्शन करो। अब ऑक्सीजन तो सही अमाउंट में पहुंच नहीं रही है, तो वो क्या शो करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या शो करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो जैसे ही आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है तो क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब जो ये लैक्टिक एसिड होगा ये आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और क्या करेगा, आपको
पेन कोज करता है। फिर तुम देखते हो जब तुम रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाते हो या थोड़े दिन बाद वो पेन अपने आप चला जाता है। होता है ना ऐसा? वो क्यों होता है? क्योंकि अब क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड धीरे धीरे करके डिसोल्व होके बाहर निकल रहा है। ठीक है, उसको अब वो पेन कोज नहीं करेगा। अब जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते जाते हो फिर वो आपको पेन नहीं होती। ऐसा कोई ऐसा पेन नहीं होगा भाई हाँ हाथ में दर्द, नहीं, तुम्हें पता है। लेकिन जिस टाइम फिर तुमने, अब तुम यहाँ से बस कि तुम वार्म अप कर रहे हो 30 मिनट्स का, ठीक है, और अगर तुमने वही बढ़ा के 1 घंटा कर दिया एक्सरसाइज करने का टाइम, तो फिर तुम्हारे थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी को उस चीज की आदत है, अब उसको उस हिसाब से ऑक्सीजन एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए ज्यादा, फिर वो क्या करेगा, आपको सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए कि आपको एनर्जी मिल सके एक्सरसाइज करने के लिए, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अब वो काम करेंगे तो बेचारे एनर्जी तो प्रोड्यूस करा रहे हैं, एनर्जी ही तो प्रोड्यूस करानी है। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करेंगे भाई, एनर्जी तो बनेगी कम, लेकिन साथ में बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और वो हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके होंगे मसल पेन। आ गई बात समझ में, क्यों होता है दर्द? ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे मसल्स की बात, कि हमारे मसल्स में तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो वो लैक्टिक एसिड बनवाता है। और अगर बात करते हैं यीस्ट की, नाम तो सुना ही होगा, है ना? अगर बात करते हैं यीस्ट की, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, मतलब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, और क्या बनवाता है, इथेनॉल बनवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अब सबके पास, अब सबसे एडवांस तो हम है ना, अब जैसे हम हैं वैसे सभी तो नहीं है, मतलब सभी इंसान तो ऐसे ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, क्या वो वैसे ऐसे ही हैं जैसे हम हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो थोड़े हमसे अलग हैं। तो अगर वो हमसे अलग हैं तो उनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होंगे यही काम करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो उन्हें भी है ना? तो अब उनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे वो देखते हैं भाई। जैसे आपके सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, वो शो करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, मतलब आपकी जो स्किन है, आपकी नहीं मतलब उस उन ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन है उसी से ही सिंपल डिफ्यूजन शो करते हैं। डिफ्यूजन पता है भाई, जिस तरफ जो चीज जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो उधर से कहाँ मूव करेगा, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन से वो क्या करते हैं, अपने भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपके अर्थवॉर्म्स। उनकी कैसी होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। देखिए अर्थवॉर्म्स, जो ऊपर से उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा देखना कभी अर्थवॉर्म, अब बारिश का मौसम चल रहा है दिख जाएंगे अर्थवॉर्म, तो उनकी जो ऊपर की क्यूटिकल होती है ना वो मॉइस्ट होती है, वो इसी वजह से होती है ताकि वहां से रेस्पिरेशन हो सके। ठीक है, अब आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करता है, इसके पास प्रेजेंट होता है ट्रैकियल सिस्टम। ये इतना एडवांस नहीं होता बट इनसे तो एडवांस होता है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स पता होगा भाई, फिश तो किससे करता है, गिल्स से करता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे जो पानी में रहते हैं उनके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइडर्स की। ठीक है भाई, स्पाइडरमैन की, वो किससे करता है, बुक लंग्स से। क्या होता है उसके पास, बुक लंग्स। ठीक है, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आ गई ये बात समझ? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, रेस्पिरेशन इन फिशेस, कि भाई फिशेस के अंदर आपके, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो वो किस तरीके से होता है। तो मैंने बताया कि जो आपकी फिश होती है उसके पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स। बताया अभी कि भाई गिल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिहाइंड द हेड, और कवर्ड होते हैं किससे, गिल कवर से। ठीक है, तो वो कैसे होगा भाई, जो आप अगर नॉर्मल समय अगर आपको बताऊं तो बेसिकली क्या होता है ना, फिश क्या करेगी, वाटर को इनटेक करेगी, और वो क्या करेंगे, जो वाटर है वो पास होगा कहाँ से, गिल्स के पास से। ठीक है, और वो स्पीड से पास होगा, और वो क्या देखा जाएगा कि भाई हाँ ऑक्सीजन है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू देयर बॉडी, तो वहां से वो क्या हो जाएगी, फटाफट ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन, और वहां से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आई बात समझ?
तो तुम्हारा देखो कितना अच्छा प्रोसेस है, कितनी शांति से आराम से बैठ के सांस ले रहे हो। इन बेचारी मछलियों को देखो कितना काम करना पड़ रहा है, फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा है तुम लोगों से। चलो, अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे फिश के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? गिल्स होते हैं, ठीक है। थ्रू द गिल्स इज नोन एज द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और जब गिल से रेस्पिरेशन होता है तब उसको क्या बोल देते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो गिल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? बिहाइंड द हेड, और किससे कवर्ड होते हैं? गिल कवर से ये कवर्ड होंगे। और ब्रीदिंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग जो फिश होती है वो वाटर का इंटेक करती है थ्रू द माउथ और पास करती है ओवर द गिल्स, जहां पे एंड इज रिमूव्ड आउट थ्रू द गिल स्लिट, से वो क्या करता है? वहां से रिमूव करता है, ब्रैंकियल एपरेटस से होके वो वहां पे जाएगा। ड्यूरिंग द फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ द वाटर, जो गिल्स होती हैं वो क्या करती हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराते हैं इनटू द ब्लड, ठीक है। और जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन होती है उसको भेज देता है, ठीक है। और क्या करता है? जो ऑक्सीजन है वो तो चला जाता है किसके पास भाई? सेल्स के पास पहुंच जाएगा, और वहां से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। वही प्रोसेस सेम क्या? ब्लड के थ्रू बाहर। From this blood, carbon dioxide is removed at the gills in the water and dissolved oxygen in the water is taken up. सेम वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बोथ दीज प्रोसेसेस अकर थ्रू द डिफ्यूजन। तो फिश के अंदर जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली किसकी वजह से हुआ? डिफ्यूजन की वजह से। कहां पे हुआ? गिल्स। आ गई बात समझ? चलो, अब बात करते हैं हम अपनी। चलो अब अपने के ऊपर आ जाते हैं, हम क्या है। अब क्या होता है? चलो, सांस लिया तुमने, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि तुम्हारा नोज से जा रही है यार, तो कुछ बताओ नहीं, हम तो मुंह से भी सांस ले रहे हैं मैम, है ना। तो तुम अभी छोड़ दो, तुम्हारा मेन जो बात है वो तो नाक ही है ना। जब मुंह बंद रखते हो तो नाक से सांस लेते हो ना। नहीं, कुछ करके दिखाएंगे कि नहीं मैम हम तो देखो ऐसे भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होगा भाई? नोस्ट्रिल से आपका नेजल पैसेज के अंदर जाएगा। तुमने यहाँ से आपकी एयर अंदर गई, ठीक है, यहाँ से नेजल पैसेज के अंदर, देन नेजल कैविटी, और फेरिंग्स, फेरिंग से आपका लैरिंग्स, लैरिंग से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास, जो कि कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। फिर ट्रैकिया से जाएगी ब्रोंकाई के अंदर। अब हो जाता है भाई वो लंग्स के पास जाने लग जाती है, ठीक है। तो लंग्स वाले पार्ट आएगा कि ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोस के अंदर, देन एल्वियोलाई के अंदर, और देन ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो इस तरीके से आपका क्या चलता है? ऑक्सीजन ऐसे जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। कैसे? नोस्ट्रिल से गई अंदर, फिर नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया से आपका जो लंग वाला पार्ट होता है वो शुरू हो जाता है ट्रैकिया के बाद से, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन जो लास्ट में छोटे एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, वहां पे जाता है, और फिर देन उनसे डिफ्यूज होके ब्लड कैपिलरीज के अंदर। आ गई बात समझ? देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? नोस्ट्रिल्स की, ठीक है। चलो, एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि आपकी नोज की होती है उसको हम नोस्ट्रल बोल देते हैं, या फिर एक्सटर्नल लेयर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। जो ये एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होती है ना। और ये कहाँ पे जाएगी? फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल लेयर्स। तो जो बाहर प्रेजेंट है एक्सटर्नल लेयर्स, और जो आपके जाके ट्रैकिया के अंदर, सॉरी फेरिंग्स के अंदर ओपन होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल लेयर्स, ठीक है। स्पेस एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स के बीच में जो होगा उसको बोल देते हैं हम पूरा नेजल चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करो और जहां तक फेरिंग्स जा रहा है वहां तक इंटरनल लेयर्स है। इन दोनों के बीच में जो भी बीच में जो पूरा रह गया वो होता है आपका नेजल चैम्बर। आ गई बात समझ में? किससे लाइन होता है ये? म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है, और इसके पास सीलिएटेड इपिथेलियम होता है, ठीक है। जो म्यूकस होता है, ठीक है,
बेसिकली जो म्यूकस क्या करेगा, अगर कोई भी पैथोजन आ रहा है या कोई भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है उसको क्या करेगा, चिपक जाएगा म्यूकस पे वो, और उससे फिर हमारी बॉडी अंदर तो जाने नहीं देती उसको। और क्या प्रेजेंट है आपके पास, सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आपके नेजल चैम्बर के अंदर, जो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, अब चाहिए ना प्रोटेक्शन के लिए। तो अब तुम बाहर कहीं ऐसी सिटी में जा रहे हो, अब तुम गुड़गांव दिल्ली जाओ या ठीक है इधर तुम जाओगे तो वहां पे होता है बहुत ज्यादा, एक तो पोल्यूशन इतना, दूसरा तुम जा रहे हो जाम लग रहा है, मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल इतने उड़ रहे हैं, पर सांस तो लेनी पड़ रही है ना तुम्हें, सांस थोड़ी रोकोगे। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए ना कुछ ऐसा आपके नोज के अंदर जो इन डस्ट पार्टिकल्स को रोक दे, क्योंकि अगर लंग्स के अंदर जाएंगे तो दिक्कत करेंगे। तो इस वजह से क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और दूसरा सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेजल चैम्बर जो होता है वो डिवाइड करते हैं उसको राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर बाया कार्टिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजिथोम क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये बीच में जो आपको दिख रही है ना पार्टीशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसको राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, इधर जो हमारा राइट है वो राइट और जिधर लेफ्ट है वो लेफ्ट। आ गई बात समझ में। हर जो चैम्बर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 रीजन्स के अंदर, कौन कौन से, वेस्टिबुले, रेस्पिरेटरी पार्ट और सेंसरी पार्ट। भाई इसके अंदर क्या होगा कि जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है नेजल चैम्बर का, ठीक है, जहां पे आपके क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी पार्ट की, तो रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा होगा, जो जिसके पास क्या होगी, सबसे ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये क्या करता है, वोम रखता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है उस वक्त। ठीक है, जो भी एयर एंटर कर रही है। और सेंसरी पार्ट क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं जो आपकी स्मेल में हेल्प करते हैं कि हाँ भाई जो आ रहा है वो कैसी है ना। अब नॉर्मली एयर है वो तो तुम्हारे पास न्यूट्रल है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन क्या होगा, कहीं ऐसे जाओ तुमने परफ्यूम लगाया, ओ अच्छी स्मेल आ रही है, इस परफ्यूम की अच्छी है, नहीं नहीं इस परफ्यूम की अच्छी नहीं है, तो वो कौन बता रहा है, आपका सेंसरी पार्ट बताता है, जो कि डिटेक्ट करता है स्मेल को। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट तुम्हारे पास मैं बताया था कि भाई नेजल चैम्बर से इधर से होके आपका जो एयर है वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स के अंदर जाएगी। ठीक है, तो जो नेजल चैम्बर ओपन होते हैं कहाँ पे, फेरिंग्स के अंदर, और वो क्या है, किस कौन सी ओपनिंग सी, वो इंटरनल नेयर्स, क्या था, इंटरनल नेयर्स। ठीक है, इनमें वहां पे फेरिंग्स में ओपन होता है हमारा नेजल चैम्बर। जो फेरिंग्स होता है वो शॉर्ट होगा और वर्टिकल ट्यूब होती है अबाउट 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी और जो फूड पैसेज होता है वो एक साथ यहाँ से क्रॉस कर रहा होता है। अब तुम देखो, जब तुम सांस लेते हो, ऐसे बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त मत बोला करो। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो, ताकि तुम्हारा जो खाना है वो कभी सांस वाली जो पाइप है, मतलब जो विंड पाइप है, सांस वाली पाइप है, वाओ गजब। ठीक है, जो आपकी विंड पाइप है वहां पे ना जाए। ठीक है, खाना इस वजह से बोला जाता है कि भाई खाना खाते वक्त मत बोलो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपके पास प्रेजेंट होता है एक ग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस जिसको बोलते हैं, बेसिकली ये आपके पास एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो कि क्या करेगी, इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे ये है हमारा एपिग्लोटिस, अगर खाना आ रहा है तो ये बंद है कि भाई नहीं खाना इधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर एयर है, खाना है नहीं है, ठीक है भाई अब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खाना आ रहा है तो ये बंद हो जाता है, ताकि कोई भी इस तरीके से आपका खाना विंड पाइप के अंदर ना जाए। ठीक है, अच्छा, opening in the pharynx for the food is termed as the gullet and the continues into the esophagus, जो कि आपके फूड पाइप जाती है, while इसको कंटिन्यू करके आगे लैरिंग्स होता है जो कि आपका साउंड बॉक्स होगा, जो हमारी ट्रैकिया या फिर विंड पाइप होती है। अब ये तो चला जाता है कहाँ पे, ईसोफेगस के अंदर खाना। ठीक है, और जो विंड होती है, मतलब जो हवा होती है, वो लैरिंग्स से जाएगी साउंड बॉक्स, जो कि आपकी साउंड का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, और फिर वहां से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से जो हमारी विंड पाइप है, बेसिकली हम वही बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, अरे क्या हो रहा है, ये ग्लोटिस प्रेजेंट होता है,
जिसको गार्ड करने के लिए हमारे पास कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। कवर करता है ये ग्लोटिस को ड्यूरिंग द, जब आप खाना खाते हो उसको स्वेलो करते हो उस टाइम पे ये क्या करता है भाई, एंट्री ना हो जाए फूड की गलती से विंड पाइप के अंदर। अगर वो गलती हुई, अगर वो गलती अच्छे से हो गई तो इंसान कहाँ जा सकता है, यू ऑल नो दैट, सो सैड, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें प्रेजेंट हैं। अच्छा, जो फेरिंग्स होती है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है नेजोफेरिंग्स के अंदर, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है। जो फेरिंग्स होगी बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्टिव लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल देते हैं टोन्सिल्स, जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस के अंदर ट्रैप हुए हैं। टोन्सिल प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पे अंदर, बोलते हैं कभी कभी उनका साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो बोलते हैं टोन्सिल्स हो गए, ठीक है, वो होते हैं, बट जब उनका साइज इंक्रीज हो जाता है तब थोड़ा आप उनको ठीक करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो पेन कोज करते हैं। चलो अब क्या होगा, अब फॉलो करते हुए हमारे पास चीज आएगी लैरिंग्स के अंदर। कहाँ आएगी, लैरिंग्स के अंदर। भाई फेरिंग्स से अब लैरिंग्स आएगी, पहले नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से आएगी अब लैरिंग्स के अंदर। जो लैरिंग्स होता है ये क्या होता है, आपके पास साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। लैरिंग्स जो होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो बॉयज के अंदर सीन भी होता है यहाँ से, है ना। अब भाई मेरे तो नहीं है, मैं तो लड़की हूँ, है ना, तो जो बॉयज हैं वो चेक करना, जब प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा सा पार्ट निकल जाता है, वो क्या होता है आपका एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, along the sides of the glottis two folds of elastic tissue जिसको हम बोलते हैं vocal पोर्स। अब वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, दो ऐसे पोर्स भी प्रेजेंट होंगे जो जिनको क्या बोलते हैं हम वोकल पोर्स बोल देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउंड के प्रोडक्शन के लिए थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ रख के कभी बोल के देखना, पता चलेगा कि वाइब्रेशन होती है। यहाँ पे हाथ ऐसे रख के फिर बोल के देखो, वाइब्रेट होता है पूरा इधर से। अच्छा, फिर अब लैरिंग से हमारी कहाँ जाएगी, ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोल देते हैं। जो ट्रैकिया होती है अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है उसकी, और लॉन्ग कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस एंड एक्सटेंड इनटू द नेक। अच्छा जी, अब एक बात बताओ कि विंड पाइप आगे होती है या फूड पाइप, बताना जरा कि विंड पाइप आगे होती है या फूड पाइप आगे होती है। यहाँ कौन सी पाइप है, मतलब विंड पाइप आगे होगी या फूड पाइप आगे होती है, सोचो। विंड पाइप आगे होती है। क्यों होती है विंड पाइप आगे, कि तुम एक बार बताओ, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, अब कोई बड़ा सा ऐसा तुमने निवाला ले लिया है, ठीक है, चपाती का, अब वो एकदम से अंदर जाएगा तो अगर पीछे प्रेजेंट होगी तो वो तो दब जाएगी ना आपकी विंड पाइप, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एयर जा रही है। तो क्या होगा, विंड पाइप को रखा जाता है आगे ताकि फूड पाइप उसको मतलब डैमेज ना कर सके, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, जो वॉल होती है ट्रैकिया की वो बेसिकली फाइब्रस मस्कुलर टिश्यूज से बनी हुई होती है, ठीक है, और यहाँ पे शीट शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको तब पढ़ाया था जब ट्रैकिया आया था, जब बताया था कि कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। बेसिकली वो क्या करती है, ट्रैकिया को एक तो रिजिड बनाती है और प्रिवेंट करती है कि वो कोलैप्स ना हो, है ना। अब अपन सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सांस लिया सांस छोड़ा, तो ये चीज भी तो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ताकि वो कोलैप्स ना हो, एक साथ कहीं अटके ना, कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से क्या होता है आपकी ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो ट्रैकिया होता है वो इंटरनली किससे लाइन होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम से और म्यूकस ग्लैंड से, भाई ताकि आपके कोई भी पैथोजन की एंट्री ना हो। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो एंटर करते हैं ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, और ड्यूरिंग द कफ उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एकदम से खांसी आ जाएगी तो वो क्या होगा, तुम्हारे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए उसको बाहर निकाल देते हैं। अब सांस ऐसे बोलते हैं ना, सांस की नली में जैसे ही कुछ जाता है एकदम से खांसी आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि तुम्हारे जो बॉडी है वो बाहर फेंक रही है, अरे भाई क्या आ गया बाहर निकालो, है ना।
जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको म्यूकस में ट्रैप कर लिया जाता है और सिलेरी मूवमेंट से उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा फिर अब आपका ट्रैकिया से जो एयर आएगी वो आएगी ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, जो आपकी ब्रोंकाई है ना, ट्रैकिया डिवाइड होती है आपकी ब्रोंकाई के अंदर। ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपकी ये ट्रैकिया आ रही है और ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है आपकी किसमें ब्रोंकाई के अंदर। अब ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाएंगी तो ये और पतली पतली ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। और लास्ट में जाके यहाँ पे एयर सैक प्रेजेंट होता है, जिसको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ। ठीक है भाई, ये एंटर करता है लंग्स के अंदर, ब्रोंका एंटर करेगी। ठीक है, और डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब लंग्स की बात करते हैं, जो हमारी मेन चीज है ना। जो लंग्स होते हैं बेसिकली हमारे ये प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यही होते हैं भाई मेन, जहाँ पे सारा काम होता है। अभी तक तो सांस तुम अंदर लेके जा रहे थे, अब ऑक्सीजन को कहाँ जाना है वहां तक तो यही हेल्प करते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थोरैसिक कैविटी के अंदर। याद रखना कहाँ प्रेजेंट होंगे? थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। आपके पास दो लंग है ना, पेयर्ड है वो। ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं, पिंक से कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, और कैसे होंगे? कवर्ड होते हैं बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्लूरा या फिर प्लूरल सैक बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लूरल सैक। जो प्लूरल सैक होता है वो किससे बना होगा? दो मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर पेरिटियल और इनर विसरल प्लूरल होती है, जो कि एक कैविटी उनके बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको प्लूरल कैविटी बोल देते हैं। और जो ये प्लूरल कैविटी होती है बेसिकली किस लिए होती है? ताकि अगर कोई भी एकदम से शॉक लगे, इंजरी आए, तो एकदम से वो लंग्स पे अफेक्ट ना करे। ठीक है, प्लूरल कैविटी किससे फिल्ड होगी भाई? फ्लूइड से फिल्ड होगी, जो कि लुब्रिकेट करती है प्लूरा को और प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग के ड्यूरिंग कोई भी फ्रिक्शन होता है तो उससे कौन बचाता है? आपके ये प्लूरल फ्लूइड बचाता है। आ गई बात समझ। जो लंग्स होते हैं वो हाईली वस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, रिचली सप्लाइड होते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं एट द एंड इन द लंग्स, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं भाई? लास्ट में जाके, अरे कितनी, अब ह्यूमन लंग्स के अंदर अप्रोक्स 750 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, जो कि बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, कैसे? अब देखो, अभी मैं दिखाती हूँ। और जो टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय देम इज अबाउट 50 टाइम्स देन दैट ऑफ स्किन। अब हमारी स्किन से 50 गुना ज्यादा सरफेस एरिया उनका होता है। छोटे, अब इतनी बॉडी है हमारी, उसके अंदर तुम देखो इतने से लंग्स प्रेजेंट है, और इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो इतना एरिया कवर कर रही है कि वो हमारी स्किन से 50 गुना ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से बताया था भाई लंग कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, अब तुम्हारे क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जैसे लास्ट में जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से प्रेजेंट होता है आपके एल्वियोलाई, और यहाँ पे आउटर साइड प्रेजेंट होती है आपकी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब वो या तुम, अगर मैं इसको बताऊं, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट होती है क्या? ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है, वैसे तो नहीं प्रेजेंट। अरे भाई यार देखो क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है कोई बताएगा? आपके प्रेजेंट है क्या? आपकी जो लंग्स के बाहर आपकी ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा हुई तो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और वो कहाँ आएगी? आपकी लंग्स के अंदर। और ये आपका एक एल्वियोलाई है, और ऐसे कितने सारे हैं? 750 मिलियन। ठीक है,
अब क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली एक शीट होती है मसल की, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके वो बेसिकली सेपरेट कर रही होती है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी, आपके जस्ट लंग्स के नीचे। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है, देखो अभी बताती हूँ, जैसे तुम्हें अभी डायग्राम दिखाऊंगी। अच्छा तुम एक काम करो, सांस लो, इनहेल करो ऑक्सीजन। क्या हुआ, जब तुम सांस लेते हो, है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी ना उल्टी चीज आती है, तो वो तुम समझने की कोशिश करना। जब तुमने सांस ली, ठीक है, मतलब तुमने इनटेक किया, तो मतलब तुम्हें क्या चाहिए, अंदर स्पेस चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जाए, है ना, क्या चाहिए, स्पेस चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जाए। तो उसके लिए तुम्हारी बॉडी क्या करती है, इस डायफ्राम को तो नीचे कर देती है, भाई तू रिलैक्स फॉर्म में जा, ठीक है, और आपके लंग्स जो होते हैं ऐसे ऐसे करते तो फूल जाते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जाए। कैसे जाएगी भाई, अगर ज्यादा आपकी वॉल्यूम हो गई तो मतलब प्रेशर कम हो गया अंदर, और बाहर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इजीली हमारी चीज बाहर से अंदर आ सकती है, गैस अंदर आ गई, मतलब हमारी ऑक्सीजन अंदर आ गई। लेकिन जैसे तुम एक्सहेल करते हो, तो ये जो डायफ्राम होती है, ये छोड़ोगे सांस, जब तुम छोड़ दो तुम्हें ये लगता है कि डायफ्राम आपके रिलैक्स हो जाने चाहिए, नहीं, जब तुम सांस को छोड़ रहे हो मतलब एक्सहेल कर रहे हो, तब उस टाइम पे डायफ्राम आपकी ऊपर हो जाती है ताकि वॉल्यूम को कम कर सके, और वॉल्यूम को कम करेगी मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर कम, तो अब अंदर से बाहर चीज चली जाएगी। आई थी बात समझ, जैसे देखो ये डायग्राम दिख रहा है। अब इसके अंदर तुम्हारा इनहेलेशन हो रहा है इस वाले डायग्राम के अंदर, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी डायफ्राम है ना, ये क्या करेगी बेसिकली, उसको वो थोड़ी रिलैक्स फॉर्म में जाएगी, वो नीचे आएगी, ठीक है, वो नीचे आएगी, और फिर क्या करेगी, एक्सहेलेशन के टाइम पे वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ चल जाएगी कि भाई ठीक है वॉल्यूम को कम करना है। आ गई बात समझ। अब क्या मैकेनिज्म होता है, अब मैकेनिज्म जो हमारा ब्रीथिंग का होता है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन के अंदर क्या होगा, इनहेलेशन जब होगा तब थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर जाती है, मैंने अभी बताया वॉल्यूम को आपको इंक्रीज करना है, जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, जो डायफ्राम होती है वो फ्लैट हो जाती है, फ्लैट शेप में हो जाएगी, और जो वॉल्यूम है लंग्स की वो इंक्रीज हो जाती है ताकि एयर ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके। वहीं अगर एक्सहेलेशन की बात करते हैं, तो जो आपकी थोरेसिक कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि क्या हो सके, आपकी जो भी अंदर एयर है वो बाहर आ सके, वॉल्यूम कम हो जाए अंदर की, ठीक है। रिब्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड मूव हो जाते हैं, क्योंकि अब क्या करना है भाई, अब तो वॉल्यूम कम करनी है ना। डायफ्राम जो होगा वो डोम शेप्ड का हो जाता है, मतलब इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, जो वॉल्यूम है लंग्स की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आ गई बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस एंड द ब्लड एंड टिश्यूज। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो तुम्हारे पास मान के चलो ये तुम्हारा लंग्स वाला पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा सेल, समझाने के लिए बता रही हूँ। अब जो तुम्हारे लंग्स हैं, क्या हुआ, ऑक्सीजन की एंट्री हुई, ठीक है, ऑक्सीजन आया जी, ऑक्सीजन आ गया। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज हो चुका है, जैसे ही ऑक्सीजन इंक्रीज होगा और यहां से जो ब्लड कैपिलरी आ रही है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू कहां चला जाएगा, आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर। जैसे ही ब्लड कैपिलरी के अंदर गया, अब इसके अंदर हो गया ऑक्सीजन ज्यादा, जैसे ही ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, ये कहाँ पे जाएगा भाई, सेल्स के पास। अब जो सेल्स हैं उनके पास क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज कर देंगे, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के अंदर कम है, और क्या करेंगे, ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी, जो कि किस में यूज होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब ये CO2 वाला जो ब्लड है ये कहां पे जाएगा, लंग्स के पास। अब ये देखेगा कि भाई हाँ, ब्लड कैपिलरी के अंदर जो CO2 है वो कैसी हो गई है,
ज्यादा हो गई है, तो जैसे ही वो लंग्स के पास जाएगा तो अब CO2 हमारे ब्लड कैपिलरी के पास ज्यादा है और लंग्स के अंदर कम है। लंग्स के अंदर क्या ज्यादा थी, ऑक्सीजन, तो जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, आपके लंग्स के पास, और ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन CO2 बाहर। आई बात समझ में, पक्का? चलो अब क्या होता है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो एयर रिच होती है ऑक्सीजन के अंदर वो कहाँ जाएगी भाई, ब्लड के अंदर, बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ इन द आरबीसी। अब वो कैसे जा रही है ब्लड में, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, किससे, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, जो कि आपके आरबीसीज। आरबीसीज क्यों रेड होते हैं, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जो ये हीमोग्लोबिन है इस पे होगी हमारी ऑक्सीजन बाइंड। ठीक है, और O2 इज रिलीज्ड इन द एल्वुलस थ्रू द ब्लड वेसल्स टिश्यूज। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही ब्लड से वो कहाँ जाएगी, आपके भाई सेल्स के पास जाएगी, थ्रू द, लेके तो उसको एल्वुलर से ही आए हो, है ना। फिर हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज किया जाता है ब्लड के अंदर बाय द सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या करेंगे भाई, ब्लड के अंदर CO2 को रिलीज कर दिया क्योंकि उनके पास वो ज्यादा है, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसको लेके आएंगे, कैरी करेंगे, और कहाँ पे, एल्वुलर सैक के अंदर छोड़ देंगे, जो कि एक्सहेलेशन के ड्यूरिंग नोस्ट्रिल से बाहर कर दी जाएगी। वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर की जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं।